मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर मैं खुद भी एक माँ हूँ। व्हाट कैन यू डू जब तुम्हारा बच्चा कोई आके लेके चला जाता है और तुम्हें कल्पना ही नहीं कि वो कहाँ पे है, किस हाल में है, खाने पीने को भी मिलेगा कि नहीं, और फिर बाद में जाके फोर्स्ड लेबर हो जाता है। और अभी अपने घर में सब डिस्प्ले करेगा, वो थोड़ी ना बताएगा कि मैं ये यहाँ से चुराया, ये मैंने अफ्रीका से चुराया, ये मैंने इंडिया से चुराया। थोड़ी ना करेगा, नहीं बोलेंगे। आपके रिसर्च के अनुसार एबोरिजिनल्स और सनातनियों के बीच में कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज है जो हमें एक दूसरे को बराबर नहीं तो ऑलमोस्ट क्लोज देख सकते हैं एक दूसरे को? तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई, मैं ऑफिस से एक दिन जब देख रही थी तो धुआं आ रहा है नीचे से। नीचे हमारे ऑफिस में नीचे एक फायर था और उधर एक सेरेमनी जैसा कुछ चल रहा है। तो आई गॉट क्यूरियस, आई वेंट डाउन एंड लुक्ड एट इट। तो जैसे हमारे टेम्पल्स में हम जाते हैं तो पूजा के बाद पुजारी जी आरती देते हैं सबको, वैसा एग्जैक्टली वही हो रहा था। इतिहास के बारे में जानना क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं जहाँ पे हम एबोरिजिनल्स और सनातनियों के ओल्डर हिस्ट्री को सिमिलैरिटीज में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सोचिए, इतने सालों तक ये कम्प्लीटली अनटच्ड विषय रहा बिकॉज इंडिया इज द ओनली प्लेस जहाँ पे इतना सब होने के बाद हम अभी बचे हैं और अभी भी टफ फाइट मार रहे हैं। 1592 में एग्जैक्टली क्या हुआ था? उन्हें क्या ऐसा मिल गया था जिस तरह से वो भारत की तरफ खींचे हुए चले आए? इंग्लैंड तब छोटा सा देश था, वो देख रहा है इतने सारे जहाज भर भर के सोना जा रहा है एंड दे आर बिकमिंग क्वाइट रिच एंड दे आर एक्सपांडिंग देयर नेवल एम्बिशंस। तो दे आर सेइंग हमको भी चाहिए, वी वांट अ पीस ऑफ दिस एक्शन, हमको भी वो सोना चाहिए। अब कैसे करेंगे? मित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, संस्कृति स्पेक्ट्रम से जुड़ने के लिए। हम संस्कृति स्पेक्ट्रम में भारत का पास्ट, प्रेजेंट और बियॉन्ड को एक्सप्लोर करते हैं और भारत के पास्ट के बारे में मित्रा जी से बेहतर और कौन बता सकता है। क्योंकि मित्रा जी ने बहुत सारे, उनका एक्सपर्टीज़ है, रिसर्च है, लाइक शी इज़ अ रिसर्चर, ऑथर, और भारत के एंशिएंट इतिहास के ऊपर उनका घर, क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा अध्ययन उन्होंने किया है। शी इज़ मोर लाइक ए वेल रीड पर्सन। तो इसीलिए हम उनसे इस पॉडकास्ट पे जुड़ पाए। और उनका एक, उन्होंने बहुत, आई थिंक 2 किताब लिखी है फ्रॉम माय नॉलेज। वन इज़ द फ्लैग ऑफ अनंता और दूसरा इज़ शीतला, राइट? तो फ्लैग ऑफ अनंता, द बेस्ट, आई लाइक फ्लैग ऑफ अनंता अ लॉट, क्योंकि फ्लैग ऑफ अनंता इज़ अबाउट ए पर्सन जो क्वेश्चन करता है इनिशियली, बट इवेंचुअली एक सीकर बन जाता है एट द एंड ऑफ द बुक, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मित्रा जी, ऑब्वियसली उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे इन द कमिंग पॉडकास्ट, बट द मेन थिंग विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर, मतलब जो हम ज़्यादा कवर करेंगे इस पॉडकास्ट में, इज़ बेसिकली स्टोलन सिविलाइजेशन। जो भारत का इतिहास है, जो किस तरह से लूटा गया है। इतिहास, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इतिहास लूटा गया है क्योंकि ये लूटना जो है, हम इसे बस ज्वेलरीज, धन से सीमित कर लेते, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। लूटने का मतलब ये भी होता है नॉलेज का लूटना, विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस पॉडकास्ट। तो जो भारत का लॉस्ट लेगेसी है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि हम दोनों हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया में एक मूल निवासी जिन्हें एबोरिजिनल्स कहा जाता है, उनमें और हम भारतीयों में, हम सनातनियों में ऐसी कौन सी सिमिलैरिटीज़ है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे। तो मित्रा जी, ओवर टू यू, प्लीज गो अहेड एंड जस्ट गिव ए स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट यू। नमस्ते, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं शुरुआत में ही आपके दर्शकों से क्षमा मांग लेती हूँ क्योंकि मेरी टूटी-फूटी हिंदी में जितना कुछ हो जाएगा प्लीज़ बेयर विद मी। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसा आपने कहा, आपकी तरह मैं भी यही ऑस्ट्रेलिया में हूँ। आई लिव इन ब्रिस्बेन। यहाँ हम लगभग 20 साल से हैं। अ, और इस समय में मैंने भारत से बाहर रहकर मेरा भारत से लगाव ज़्यादा हो गया है। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर जैसे होता है ना, वैसे थोड़ा-सा हो गया है। और उस बीच में आई हैव एंडेड अप राइटिंग 2 बुक्स। एक था शीतला, व्हिच इज़ अबाउट द इंडियन वैक्सीनेशन नॉलेज, और कैसे वो अप्रोप्रिएट किया गया, और दूसरा है फ्लैग ऑफ अनंता जो अभी आपने कहा।
जिसमें सुग्रीव सीता जी की खोज में जो चारों तरफ वानर पार्टीज भेजते, उनको जो उनका जो क्वेस्ट रहता है, कैन वी स्टिल जियोग्राफिकली वेरीफाई दैट इंफॉर्मेशन। तो ये दो मेरे बुक्स रहे। अभी काफ़ी इतर विषयों पे रिसर्च चल रहा है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू स्टार्ट ऑफ विथ? क्योंकि आज हम बहुत सारे विषयों पे बात करने वाले हैं, तो यू पिक। ठीक है, तो हम पहले, क्योंकि आपने बताया कि यू आर फ्रॉम ब्रिस्बेन, यू हैव बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, 20 साल हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में रह के। ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई आता है, द फर्स्ट थिंग जो उनको उनके आँखों के ऊपर आता है, इट्स मोरली द सीनिक ब्यूटी, कोस्टल रीजन, क्योंकि बहुत से बीचेस है। बट उनके जो मूल निवासी एबोरिजिनल्स, उनके बारे में भी बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लोगों को सुनने को मिलते हैं। और स्पेशली अगर कोई भारत से है और सनातनी संस्कृति से बिलोंग करते हैं, तो उनको बहुत से सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने भारतीय और अबोरिजिनल्स के बीच में बहुत से इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटीज़ नोटिस किए हैं, जैसे कि उनका धरती के प्रति जो रिस्पेक्ट है, और उनका फायर बेस्ड रिचुअल्स है, उनका सिंबॉलिक कहानियाँ, ऑल्सो जो क्या बोल सकते हैं, ड्रीम टाइम स्टोरीज़, और ऑल्सो उनका जो ओरल नॉलेज सिस्टम, किस तरह से वो पास करते हैं अपने कमिंग जनरेशंस, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है अपने भारतीय और सनातनी संस्कृति में। पहली बात ये है कि हम उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि इतिहास के बारे में जानना क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अभी हम मॉडर्न एरा में हैं, जहाँ पे हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, लाइक क्या ऐसे डेवलपमेंट करें कि हम फ्यूचर के बारे में सोचें। पर हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम एबोरिजिनल्स और सनातनियों के ओल्डर हिस्ट्री को सिमिलैरिटीज़ में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले इससे शुरू करते हैं, फिर हम सिमिलैरिटीज़ के ऊपर जाएँगे। ओके, एक्सीलेंट क्वेश्चन। किक ऑफ करने के लिए आपने एक काफ़ी टफ सवाल पूछ लिया है। बट आई थिंक दिस इज़ अ कॉमन ऑब्जेक्शन कि हमको फ्यूचर की तरफ जाना है तो बार-बार पास्ट की तरफ मुड़ के क्यों देखना है? व्हाट्स इन इट फॉर मी? ये थोड़ा-सा इंटरैक्टिव करते हैं। व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गिव यू 2 एग्ज़ाम्पल्स। और उसमें से हम कॉमन इंग्रेडिएंट क्या है वो ढूँढ निकालते हैं, बिकॉज़ दैट विल बी द वन जो हमको इतिहास या पास्ट की तरफ देखने की दृष्टि देगा। तो चलिए ऐसे अगर मान लेते हम कि अ, ये ऐसे ही हमेशा से होता आया है, इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। ये अगर हम स्टेटमेंट लें, तो इफ़ वी अप्लाई दैट टू लेट्स से आजकल थोड़ा ऑफ टॉपिक ऑफ स्क्रिप्ट हो जाएगा, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा उसका कनेक्शन कि आजकल अचानक से सब जगह पे वेदर इट इज़ इन द पॉलिसी स्फीयर और कमर्शियल ये क्या बोलते हैं मेडिकल रिसर्च स्फीयर में, वन फील्ड इज एक्सप्लोडिंग एंड दैट इज पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉजल रिसर्च। अब ये अचानक से कैसे स्टार्ट हो गया? अ, उसका कारण ये था कि कुछ फीमेल साइंटिस्ट जो जिन्होंने स्टेम कुछ 3-4 डेकेड्स पहले एंटर किया, नाउ एज दे आर एंटरिंग अ फेज ऑफ देयर लाइफ, दे आर एक्चुअली चैलेंजिंग द नैरेटिव कि ये हमेशा से ऐसा ही होता आया है। दिस इज व्हाट वुमेन हैव डेल्ट विद फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, व्हाई डू यू वांट टू चेंज दैट? ये नैरेटिव उन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस को देख के चैलेंज किया। That has led to a lot of research, and now you're seeing that making headway into new medicines being developed to address this particular need of women who are 50% of the world's population. हुँ, तो सोचिए इतने सालों तक ये completely untouched विषय रहा because men led these bodies. एंड देयरफॉर द रिसर्च catered टू दैट नैरेटिव। तो ये अचानक से बदलाव हो रहा है क्या? नहीं, इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द पास्ट फ्यू डेकेड्स। नाउ वी आर सीइंग हाउ दैट इज कमिंग टू फ्रूइशन, बट दैट्स ओनली बिकॉज वुमेन चैलेंज दैट नैरेटिव कि पास्ट में जो था वो हमको चेंज करना है। और अब दूसरा एग्जाम्पल जो पोलर ऑपोजिट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है वी हैव वाइल्ड फायर सीजन। वी गो थ्रू इनक्रेडिबली रेविजिंग फायर्स जब समर्स आते हैं तो, एंड दे आर क्वाइट डेवास्टेटिंग। रीसेंट मेमोरी में हमने देखा होगा कि कैलिफोर्निया के फायर्स वर क्वाइट बैड, which are recent, but Australia experiences similar fires. Now those fires, uh,
अगर हम इंडिजिनस व्यू से देखें तो दे हैड अ फायर मैनेजमेंट सिस्टम. सोचिए इंडिजिनस पीपल यहाँ के दे हैव बीन हियर फॉर 65,000 years. They managed to keep the land intact for all this time without going through these devastating fires. How? Because they did something जो हमेशा से ऐसे ही होता आया है. तो they applied that sentence in a different way and they managed to maintain the land. लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे. During the colonial rule, the traditional fire management practices were banned. And even there were legislated acts which prevented them from entering their own lands. तो वो ट्रेडिशन टूट गया. तो उसका अभी रिजल्ट ये है कि वी आर सीइंग इनक्रेडिबल इकोलॉजिकल डैमेज. तो ये दोनों एक ही कॉइन के अगर दो हिस्से हैं तो आप सोच के बताइए व्हाट इज द कॉमन इंग्रेडिएंट इन दीज टू एग्जांपल्स. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम हिस्ट्री को अध्ययन अच्छे से कर पाएँ, तो वी कुड एबल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर और वी कुड एबल टू मेक द फ्यूचर बेटर. क्योंकि हम वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं और वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जैसे आपने एबोरिजिनल्स जो 65,000 सालों से ज़्यादा सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, वो फायर मैनेजमेंट को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन कर पा रहे हैं, कुड एबल टू मेक श्योर दैट फायर हो रहा है और दे आर सर्वाइविंग फॉर दिस लॉन्ग ईयर. तो हमें वहाँ से सीखना चाहिए. तो इसीलिए हिस्ट्री को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसके द्वारा हम अपने जो आने वाला जो फ्यूचर है, उसे बेहतर बना पाएँ. एग्जैक्टली. सो इन दोनों एग्जाम्पल्स में कॉमन इंग्रेडिएंट ये है कि दे टेल अस व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाट डिड नॉट वर्क वेल. तो जैसे हम एफर्टलेसली हिस्ट्री के बारे में बोलते हैं, इतिहास के बारे में बोलते हैं, पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते, विच मीन्स द स्टोरीज ऑफ द पास्ट आर नरेटेड टू अस. फॉर what reason? They are narrated to tell us what has happened before you, what has been done, how have your ancestors responded to that, so that we can draw learnings. So what works and what doesn't work, इसके लिए हमको पास्ट के पास जाना ही पड़ता है, because we can't inform the future without that. और इसका जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल्स दे रही हूँ बिकॉज इट मेक्स इट इजियर, अदरवाइज ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है. बिल्कुल सही. दैट्स व्हाई एग्जांपल्स आई थिंक हेल्प. तो उसका एक एग्जांपल ये है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड्स इंडिया का राशन इतना कम हो गया था, इतना कम हो गया था दैट वी वर जस्ट अबव द फैमिन थ्रेशोल्ड लेवल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और फिर आर्टिफिशियली जो फैमिन्स इंट्रोड्यूस किए वो तो उसके बारे में हम जानते ही हैं. अब सोचिए हमारे एंसेस्टर्स ने वो ट्रॉमा ऑब्वियसली स्टोर किया, एपिजेनेटिकली वो पास होता गया. नाउ रीसेंट रिसर्च इज टेलिंग अस दैट दैट इज मैनिफेस्टिंग इन द इंडियन पॉपुलेशन एज अ डायबिटीज का एपिडेमिक. So we are where we are, but we are the sum total of everything that has happened before us and everyone who came before us. तो ये समझने के लिए इतिहास के पास हमको जाना पड़ता है. बिल्कुल सही कहा मित्रा जी आपने. हाँ, इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम उससे सीख सकते हैं और वहाँ से लर्निंग्स ले सकते हैं. क्योंकि अभी हम इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं और ऑल्सो वी आर कनेक्टिंग दिस वन विथ एबोरिजिनल्स. तो आपको क्या लगता है क्या और आपके रिसर्च के अनुसार एबोरिजिनल्स और सनातनियों के बीच में कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज़ है जो हमें एक दूसरे को ज़्यादा क्लोज ऐसे कर सकते हैं, हम क्लोज एक दूसरे को बराबर नहीं तो ऑलमोस्ट क्लोज देख सकते हैं एक दूसरे को. तो आप उन्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए अपने दर्शकों को. बिल्कुल. और ये मेरे लिए एकदम आसान है क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया तो मुझे ये बताना इजी हो रहा है. तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई तो आई हैड वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिजिनस और द एबोरिजिनल कल्चर यहाँ का. मुझे नॉर्मल जो ऑस्ट्रेलिया लोगों को पता होता है वही था. और मैं ऑफिस से एक दिन जब देख रही थी तो धुआं आ रहा है नीचे से. नीचे हमारे ऑफिस में नीचे एक फॉयर था और उधर एक सेरेमनी जैसा कुछ चल रहा है. तो आई गॉट क्यूरियस, आई वेंट डाउन एंड लुक्ड एट इट एंड दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू द एबोरिजिनल प्रैक्टिसेस ऑफ दिस लैंड. और वो देखने के बाद मुझे पहली बार ऐसे लगा कि स्मोक ये सेरेमनी. एकदम एग्जैक्टली ये एकदम जाना पहचाना है. क्योंकि स्मोकिंग सेरेमनी अब
आपके दर्शकों को कॉन्टेक्स्ट है या थोड़ा सा दूँ? आप दे दीजिए, दैट वुड बी नाइस। ओके। तो जैसे हमारे टेम्पल्स में हम जाते हैं तो पूजा के बाद पुजारी जी आरती देते हैं सबको। वैसा एग्ज़ैक्टली वही हो रहा था। मेरे सामने कोई एबोरिजिनल एल्डर्स थे और स्मोकिंग सेरेमनी चल रहा था। तो स्मोकिंग सेरेमनी क्या होता है, यहाँ पे जब कुछ कल्चरली सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, या जैसे हमारे भारत में फॉर एग्ज़ाम्पल भूमि पूजन वगैरह कुछ हॉलमार्क इवेंट होता है, तो वो हम जैसे पूजा करते हैं, वैसे यहाँ पे एक सेरेमनी चल रहा था। तो इधर के जो इंडिजिनस लीव्स हैं, उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उससे स्मोक बनता है और उस स्मोक से वो प्यूरिफाई करते हैं अपने आप को। सो एबोरिजिनल पीपल विल आइदर वॉक ओवर द स्मोक और दे विल इनहेल, रब इट ऑल ओवर योर बॉडी उस एक्शन में से। सो दैट इज अ स्मोकिंग सेरेमनी। तो ये स्मोकिंग सेरेमनी उस ऑफिस में हो रहा था और वो जो एल्डर थे उनको देख के तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अभी भौचक्का रह गई वैसा। क्या, व्हाट्स द राइट वर्ड, यू आर आई वाज अमेज़्ड। क्वाइट सरप्राइज्ड। यस, बिकॉज जैसे मंदिर में अगर कोई आराधना करके आया है शिव जी की तो वो त्रिपुंड रहेगा, हाँ, भस्म इधर। बिल्कुल सही। हाँ। It was exactly like that. They had ash markings on their chest, on their arms, on their legs. So it suddenly felt so very familiar. So that was my introduction. फिर उसके बाद I continued engaging with this space, and the more I read about it, the more I saw, the more amazed I became. जैसे उलरू करके यहाँ का जो रॉक है, which is the red center, it is an important energetic point from the indigenous perspective. लेकिन वो एक काफी बड़ा एरिया है। तो उलरू को जैसे हम अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे तीर्थ क्षेत्र होंगे, इट इज लाइक दैट, इट इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर देम। जैसे माउंट कैलाश हम हमारे यहाँ पे, और यहाँ करेक्ट। यहाँ पे उल्लरू ऑस्ट्रेलियंस यस। अबोरिजिनल्स के लिए। तो मुझे सिमिलैरिटीज क्या क्या दिखी, हमारे इधर जो परिक्रमा प्रैक्टिस है, हम टेम्पल के अराउंड जाते हैं, या महाराष्ट्र में नर्मदा परिक्रमा है, तो नर्मदा नदी का पूरा वो क्षेत्र उधर परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे काफी सारे परिक्रमा प्रैक्टिसेस हमारे पास ऑलरेडी है। एग्जैक्टली दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हियर। तो 11 किलोमीटर का वॉक है अराउंड उलरू, वो पूरा करते हैं, या कई कई पार्ट्स में आइसोलेटेड वॉक्स करते हैं, और ये वॉक सिर्फ इंडिजिनस लोग करते हैं। और उनका डेजिग्नेटेड, जैसे अभी किसी पर्टिकुलर वॉक में अगर उधर एक वाटरफॉल है तो उसकी एक अलग से स्टोरी है, और किसी क्लैन को उस स्टोरी के बारे में बताया जाता है और उनका सॉन्ग लाइन वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो इतना सिग्निफिकेंट है उन लोगों के लिए ये, जितना हमारे। तो मेन कॉमन सिमिलैरिटी इज दैट द जियोग्राफी इज सेक्रेड, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू कि इट इज जस्ट अ रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड। नहीं, it is not for exploitation. It is actually revered. It is sacred, and you are a part of that. So that was very good understanding for me once. हाँ, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है हम दोनों के बीच में, भारतीय सनातनियों के बीच में और अबोरिजिनल्स के बीच में, जिसके बारे में हम अपना दूसरा क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। वो है दोनों संस्कृति कॉलोनियल फेज से गुजरे हैं। हम दोनों 26th ऑफ जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। भारत में हम लोग क्या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को पहले पता चला दैट हमें आज़ादी मिलने वाली है। और 26th ऑफ जनवरी ऑस्ट्रेलियंस पे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे एबोरिजिनल्स उसे इन्वेजन डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली उनका इन्वेजन बिगिन हुआ, और दोनों के दोनों कॉलोनियल एरा से बिलोंग करते हैं। भारतीयों के ऊपर आप तो जानती हैं 250-300 सालों तक भारतीयों के ऊपर अत्याचार हुआ है ब्रिटिशर्स के द्वारा। वैसे ही एबोरिजिनल्स के ऊपर भी सालों सालों तक ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इमोशनल नहीं है, मतलब ये एक कॉलोनियल स्ट्रैटेजी है जो अपने यूरोपियन, जो क्या बोल सकते हैं, जो फादर से, यूरोपियन फोर फादर से, दे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पिरिचुअली जो हमारा जो कनेक्शंस है उससे तोड़ने की कोशिश किया गया, हमारा जो नॉलेज है उससे तोड़ने की कोशिश किया गया। तो हम इससे, मैं इस तरफ आपको लेना चाहता हूँ कि दैट जो ब्रिटिश एम्पायर ने कैसे भारत और अबोरिजिनल्स में जो सेक्रेट स्पेसेस है
उन्हें ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा और फिर उनके हिसाब से उसे चेंज करके उनको उन्होंने अपना नाम दे दिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, ये फुल्ली लोडेड क्वेश्चन है, काफ़ी सारे प्रश्न आपने एक एक ही ही साथ में प्रश्न पूछ में लिया। पूछ लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा-थोड़ा उसको ये करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो आई थिंक द एग्ज़ाम्पल दैट आई कैन ड्रॉ ऑन व्हिच जहाँ से हमको ये माइंडसेट क्या था, ये पता चले। हमने भारत के दृष्टिकोण में वो मैकॉलेज़ मिनट आपको पता है? इट हाँ, इज़ हाँ, क्वाइट पॉपुलर करेक्ट, हाँ। 1835 का हुँ, मैकॉलेज़ मिनट की वो मैकॉले बहुत कुछ बोलता है। उसमें से एक स्टेटमेंट है, गिव मी 1 सेक आई विल एक्चुअली पुल इट अप। तो मैकॉले बोलते हैं कि वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस दैट वी गवर्न, अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। तो ये एक कोट है और दूसरा ये है कि पूरी भारत की लाइब्रेरी, इंडिया एंड अरेबिया की लाइब्रेरी इज नॉट इवन एट पार विद अ सिंगल शेल्फ इन द इंग्लिश किंडरगार्टन। ये टू सेंटेंसेस हमको बताते हैं कि किस माइंडसेट से हमको परसीव किया गया बाय दोज हु केम टू कॉलोनाइज अस। तो ऑब्वियसली लाइक आई सेड बिफोर कि उनका इंटरेस्ट यही था कि वो ये भूमि एक्सप्लॉइट करे एज अ रिसोर्स, वेदर इट इज द गोल्ड सिल्वर एंड द मेटल्स एंड माइंस, गोल्ड सिल्वर एंड द मिनरल्स दैट दे पुल्ड आउट ऑफ इट, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज और लेबर हो। तो ये जब हम देखते हैं तो इट डजंट सरप्राइज अस कि दे डिड एवरीथिंग इन देयर पावर टू ब्रेक अस डाउन, वेदर इट इज स्पिरिचुअली, कल्चरली, इकोनॉमिकली। मैं आपको कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ एंड इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 या फॉरेस्ट एक्ट 1871, उसमें उन्होंने प्रोहिबिट किया एक्सेस टू सीक्रेट फॉरेस्ट्स एंड ग्रोव्स। सिमिलर थिंग वाज़ डन हियर इन ऑस्ट्रेलिया एज़ वेल कि यहाँ पे माइनिंग एक्ट के तहत उन्होंने ये बताया कि इंडिजिनस पीपल्स, प्रीवियसली एक एक्ट था उसमें दे प्रिवेंटेड इंडिजिनस पीपल्स फ्रॉम एक्सेसिंग देयर ओन लैंड्स, और माइनिंग एक्ट के तहत उन्होंने बोल दिया अब ये लैंड सेक्रेड है ही नहीं, अब इसमें माइनिंग शुरू कर दो। एंड द इम्पॉर्टेंट बिट इज यू कैन डू इट विदाउट कंसल्टेशन विद द ट्रेडिशनल ओनर्स। सो दे लिटरली स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग दीज लैंड्स। अब और एक पैरेलल हमें ये भी दिखता है कि it was not just the land that they blocked access to, it was also the culture। वो कैसे उन्होंने अचीव किया? तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमारे कैसे बैन हुए। तो अबाउट 1813 में वो क्रिश्चियन मिशनरी प्रोटेक्शन एक्ट पास कर देते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, और फिर बाद में जाके क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में लगा देते हैं। So basically, what this does within the Indian context is you are no longer free to practice your own traditions, but at the same time, you are now free, like you're a sitting duck, कि आपको आके Christian missionary convert करे, evangelical practices. The same thing we see here as well. यहाँ पे क्वींसलैंड एबोरिजिनल प्रोटेक्शन एक्ट 1897 में लागू कर दिया, और उसके लगते ही इधर के जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे, जैसे मैरिजेस, देवर बैंड, उनकी किनशिप सिस्टम्स जो थी वो बैन कर दी गई। और एट द सेम टाइम वी ऑलरेडी नो कि क्रिश्चियन मिशनरीज इनफैक्ट अभी तक चल रहा है इवेंजलिज्म। तो एक तरफ से आपके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पूरे के पूरे ये न के न प्रकारेण कैसे भी करके बंद करवा देने हैं, और आपको इवेंजलाइज करना है। दैट वाज द गेम। लेकिन उससे हुआ क्या ना, स्पेशली विद इन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट, अब सोचिए 65,000 ईयर्स का कल्चर है, कल्चर और सिविलाइजेशन है। यहाँ पे किसी केव में अगर एक हैंडप्रिंट भी मिलता है तो उसका कार्बन डेटिंग होने के बाद ये टाइमलाइन 5-5 10-10 हज़ार साल पीछे जा रहा है। तो करंटली जो है वो इट इज़ सिटिंग एट अबाउट 80,000 ईयर्स तक का
टाइमलाइन है और अपकमिंग रिसर्च बता रहा है कि अप टू 100,000 ईयर्स पहले का हो सकता है। तो आप सोचिए इतनी पुरानी सभ्यता अ, ब्रिटिश आने के बाद 300 इयर्स में नेस्तनाबूद हो जाती है। हुँ। सो एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी है, प्लान्ड सिविलाइज़ेशन स्ट्रैटेजी जिन्हें उनके रूट से उखाड़ के फेंक देने के लिए इनका जो प्लान्ड स्ट्रक्चर था व्हिच दे यस। वर्क्ड ऑन। तो ये हम बता सकते हैं, इससे आइडिया ले सकते हैं। एक और चीज़ क्योंकि हम जानते हैं भारत में हम एक्चुअली इसे थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह हुँ, से पहली बार ब्रिटिश को पता चला भारत एक गोल्ड माइन है, उसको थोड़े अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बट उससे पहले एबोरिजिनल्स के बारे में जब हुँ। ब्रिटिशर्स आए, उनके बारे में इस ऑस्ट्रेलियन लैंड के बारे में उन्हें कैसे पता चला और हाउ दे स्टार्टेड वर्किंग अराउंड और फिर किस तरह से एबोरिजिनल्स को धीरे-धीरे करके इन्फ्लुएंस करने लगे, उनके ट्रेडिशंस को तोड़ने लगे, मरोड़ने लगे, उनके जो यूथ हैं उन्हें ड्रग एडिक्ट करवाने लगे, वो किस तरह से स्ट्रैटेजिकली किया गया, उसके ऊपर से थोड़ा-सा लाइट डालिए, शेड सम लाइट्स ऑन दैट वन। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे जो ब्रिटिशर्स को कैसे पता चला कि भारत एक गोल्ड माइन है। ठीक है। अम, तो जैसे अभी इसके पहले मैंने बताया कि थ्रू पॉलिसी एंड एक्चुअली लेजिस्लेटेड एनैक्टेड एक्ट्स दिस वाज अचीव्ड। यू मेंशन्ड दैट द यूथ आर उन्हें भटकलाया गया यूथ्स को हाँ, स्टार्टेड शोइंग देम अ डिफरेंट डायरेक्शन कि जो वो करेक्ट। कल्चरली जो अपने एंसेस्टर्स के थ्रू ब्रॉट अप किए जा रहे थे, उन्हें उससे तोड़ दिया गया, जिस तरह से वो उनके पिछले एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट ना हो पाए। तो ये कैसा दिस इज लाइक बिल्डिंग अ स्काईस्क्रेपर विदाउट हैविंग अ फाउंडेशन। हुँ, आपने उनको पूरी तरह से अपने खुद की संस्कृति से उखाड़ दिया। अब इसका एग्जाम्पल हमको ये देखने को मिलता है कि एट अ पॉलिसी लेवल दे रिमूव्ड दीज किड्स और उनको क्रिश्चियन मिशंस में भेजा गया। अ, उस मिशंस में उनको उनके कोर कल्चर के बारे में कुछ समझाया नहीं। उधर उनको बताया गया कि दीज आर हीथन बारबेरिक प्रैक्टिसेस और हम आपको साइंस की तरफ मॉडर्न प्रैक्टिसेस की तरफ लेके जाएंगे। मैंने मैं जब यहाँ आई तो मेरा जॉब की तरफ से एक कल्चरल अवेयरनेस ट्रेनिंग था। दैट वाज वेयर एन इंडिजिनस पर्सन वाज टॉकिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस और तब मुझे एक्चुअली पता चला कि कितना डीप इम्पैक्ट रहा है उसके बारे में। उन्होंने बताया कि विद इन 3 जनरेशंस द इंडिजिनिटी वाज ब्रेड आउट। ये इतनी बड़ी बात है कि देयर स्किन कलर वाज ब्रेड आउट, उनके प्रैक्टिसेस वर रिमूव्ड टू अ पॉइंट वेयर आज हमको एक गोरे स्किन की व्यक्ति दिखती है जिनकी आंखें नीली होती है, सो यू थिंक यू आर लुकिंग एट अ एबोरिजिनल व्हिच यूरोपियन इज़ और व्हाइट इन स्किन। अ, एग्जैक्टली। तो उनकी आइडेंटिटी इतनी कंफ्यूज्ड हो गई कि फिजिकली भी वो खुद को अभी पहचान नहीं पा रहे, लेकिन अंदर से कुछ है जो उनको बताता है कि ये इस भूमि का भाग है। तो अब वो जाके ढूंढ रहे हैं कि हमारा पास्ट क्या था। और देन दे आर कमिंग अक्रॉस ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस व्हिच सेड दैट दे वर रिमूव्ड फ्रॉम देयर मदर्स। और इसकी हम 2008 की हमारे पास ऑलरेडी स्टोलन जनरेशंस की नेशनल अपॉलॉजी है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिजिनस लोगों को अपोलोजाइज किया कि ये एक गलत पॉलिसी थी, हमने ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसका मेरा डायरेक्ट कनेक्शन ये रहा कि ये जो इंडिजिनस पर्सन थे जो वो कल्चरल अवेयरनेस ट्रेनिंग दे रहे थे, वो खुद की फैमिली से एक स्टोलन जनरेशन की स्टोरी बता रहे थे। और वो जब बता रहे थे तो आई वाज सो डीपली इम्पैक्टेड कि मुझे लगा ये जैसे मेरे ही साथ हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर मैं खुद भी एक माँ हूँ। व्हाट कैन यू डू जब तुम्हारा बच्चा कोई आके लेके चला जाता है और तुम्हें कल्पना ही नहीं कि वो कहाँ पे है, किस हाल में है, खाने-पीने को भी मिलेगा कि नहीं। और फिर बाद में जाके फोर्स्ड लेबर हो जाता है। एंड नॉट जस्ट फोर्स्ड लेबर वेयर वी हैव कम अक्रॉस मेनी सिचुएशंस वेयर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ।
Canadian church recently talked about that 200 bodies of young kids. तो ये सब ये सब हमको देखने को मिलता है तभी when the core family and community structure has been completely annihilated. बिल्कुल सही। So I think India is lucky in that context कि we're still able to tightly retain that level of community as well as family engagement. बिल्कुल सही कहा आपने। और एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट ने 2008 में एक एपोलॉजी लिखा और बताया कि दैट उन्होंने गलत किया। जिस दिन ये ब्रिटिशर्स और इंग्लिश गवर्नमेंट भारत के बारे में लिख देती है, उस दिन मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी हम लोगों ने एक छोटे से अंश को छुआ और हम वापस से एबोरिजिनल की तरफ आ गए। उसको फिर से पकड़ते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर को कैसे पता चला कि दैट भारत एक गोल्ड माइन है। उन्हें क्योंकि उन्हें एक ऐसा कैप्चर मिला वाया पोर्तुगीज, जो 300 साल का भारत का जो इतिहास को बदल दिया उन्होंने। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, 1592 में एग्जैक्टली क्या हुआ था, उन्हें क्या ऐसा मिल गया था जिस तरह से वो भारत की तरफ खींचे हुए चले आए। ये मेरे लिए ना काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। क्यों बताऊँ? क्योंकि ये मैंने जो हाइपर क्वेस्ट का पॉडकास्ट हुआ था, उधर मैंने ऐसे ही जाते-जाते बोल दिया था। तो आई एम सो सरप्राइज्ड कि दिस हैज़ जनरेटेड सो मच इंटरेस्ट। तो 1592 में जो होता है व्हिच इज़ माद्रे de Deus नाम का एक पोर्चुगीज़ जहाज अ, इंग्लिश कैप्चर करते हैं। अब इंग्लिश कैप्चर करते हैं, इस सेंटेंस के पीछे मैंने आपको 2 चीज़ें और बतानी है। 1592 में पोर्चुगीज़ जहाज़ भारत से निकलता है। उसके पहले ऑलरेडी 1492 में स्पेन और पोर्चुगल कॉन्क्वेस्ट के लिए बाहर निकलते हैं एंड दे हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड द अमेरिकाज़ और उधर से काफ़ी सारा सोना पोर्चुगल और स्पेन में जा रहा है। तो बाय द टाइम दे आर टू ऑफ द रिचेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड तब छोटा-सा देश था। वो देख रहा है इतने सारे जहाज भर-भर के सोना जा रहा है एंड दे आर बिकमिंग क्वाइट रिच एंड दे आर एक्सपांडिंग देयर नेवल एम्बिशंस। तो दे आर सेइंग हमको भी चाहिए, वी वांट अ पीस ऑफ दिस एक्शन, हमको भी वो सोना चाहिए। अब कैसे करेंगे? तो उनके पास तो उतना बड़ा नेवी वगैरह कुछ था नहीं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हाउ दे केम अबाउट दैट। दे फाइनेंस्ड अ, पायरेटिंग और उसको वो प्राइवेटियरिंग बोलते थे। तो बेसिकली प्राइवेट शिप ओनर्स खुद का जहाज का एक फ्लीट चलाते थे एंड दे वुड अटैक एनी इनकमिंग शिप्स। वहां से जो लूट मिलती थी उसमें से इंग्लैंड की सरकार को काफी सारा धन जाता था। जो बचता था वो कैप्टन और उसके उसका क्रू बांट लेता था। तो इट वाज प्योर क्या बोलते हैं प्राइवेटियरिंग। प्राइवेटियरिंग नहीं, पायरेट्स, दे वर पायरेट। तो उसका एक अच्छा सा नाम दे दिया प्राइवेटियरिंग। और उस प्राइवेटियरिंग के चलते ये जहाज इंग्लिश कैप्चर करते हैं। तो उसका एक काफ़ी फ़ैसिनेटिंग स्टोरी है कि अज़ोरस आइलैंड के पास वो शिप कैप्चर होता है। लेकिन उसका लूट जो है वो इतना ज़्यादा होता है अ, कि मतलब जिस किसी ने भी कभी भी कुछ प्राइवेटियरिंग किया है, वो सब पहुँच जाते हैं उस शिप में से कुछ ना कुछ क्लेम करने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा और था लूट। यस, और डार्टमouth पोर्ट में इस जहाज को लाया जाता है और फिर उसके बाद इंग्लैंड की रानी बोलती है कि कितना लूट बचा है अभी मुझे एक बार बताओ तो सही, बिकॉज अ लॉट ऑफ दैट हैज ऑलरेडी बीन लूटेड आउट। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस? बिकॉज शी इज अ चीफ फंडर। वो प्राइवेट इन्वेस्टर है इस इस प्राइवेटियर। प्राइवेटियरिंग। हाँ। यस। तो फिर उसमें से इतना धन निकलता है और ये पूरे मतलब काफ़ी सारा धन लूट लेने के बाद भी जो बचता है, वो धन इतना होता है, उसका तब का वैल्यूएशन अबाउट 650 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड्स था। ओह, दैट्स अमेजिंग, इट्स सो हाई। हाँ। यप।
तो अ, मतलब इनक्रेडिबल लेवल ऑफ वेल्थ दे सॉ, और तब उनको पता चलता है कि ओ तेरी, यहाँ पे तो इसीलिए है। सब जहाज इंडिया जा रहा है। हाँ, और फिर वो उसी धन से अपना नेवल एक्सपीडिशन स्टार्ट करते हैं, अपना नेवी बिल्ड करते हैं। तो ये 1592 की बात है, और हमको ऑलरेडी पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600s में स्टार्ट हो जाता है। तो उतना टाइम तो लगता है अपना खुद का फ्लीट बिल्ड करने में, टेस्ट करने में। तो दैट वाज द कैप्चर दैट गेव इंग्लैंड द टेस्ट ऑफ व्हाट रिचेस, ये जो ईस्ट इंडीज बोलते हैं ना, उधर क्या रिचेस है, वो बताने के लिए। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे इंग्लैंड यस। ने पायरेसी पॉलिसी को स्ट्रैटेजिक लूटिंग में कन्वर्ट कर दिया वाया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो जो पायरेसी जो करवा रहे थे, हाँ। पोर्तुगीज़ शिप्स को लूट कर रहे थे, वो हम्म। स्ट्रैटेजिकली ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म करके भारत में, और फिर ये स्ट्रैटेजिकली लूट करने लगे। तो एक तरह से बता सकते हैं नहीं, हम तो ऐसे ही आके ट्रेडिंग कर रहे हैं और ले रहे हैं, बट एक्चुअली में वो लूट कर रहे थे। यस। और उनको काफ़ी टाइम लगा टू एक्चुअली गेट दैट मॉडल राइट। काफ़ी टाइम मतलब इन विद इन अ शॉर्ट टाइम दे एक्चुअली परफेक्टेड द मॉडल एक्सट्रैक्शन करने के लिए। और उनके पास ऑलरेडी पोर्चुगीज और स्पेनिश ब्लूप्रिंट्स थे। तो जैसे एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज बिकॉज द पोर्चुगीज वर ऑलरेडी रूलिंग अ लॉट ऑफ द इंडियन ओशन एट द टाइम। उन्होंने एक सिस्टम डिवाइस की थी। उसका नाम था कारताज। अब उस सिस्टम में इंडियन मर्चेंट्स जो हजारों सालों से सब जगह जाके अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्चुअली उनको दिस अब इज़ माय नेक्स्ट पोर्टुगीज। क्वेश्चन अच्छा, मित्रा ओके। जी। कि ओके, जो ये चलिए आप पूछिए। पोर्तुगीज़, जो आपने बताया ना कि ये पोर्तुगीज़ 1492 से 1592 150 साल के लिए दे वर रूलिंग द होल ओशन। तो या। आपने ये भी बताया था कि कार्टाज, राइट? जो लूट कर रहे थे, और ऑल्सो उन वो लोग इसे एक डिफाइन उस द इंडिया रन कुछ ऐसे बता रहे थे, राइट? उसका एक पोर्तुगीज़ वर्ड भी है, मे बी यू कुड एबल टू टेल दैट वन। तो वो 150 साल के लिए वो क्या कर रहे थे ऐसे? जिस तरह से वो लूट के ऊपर लूट करते जा रहे थे, इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, वो एक्चुअली हो क्या रहा था? उसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए। ओके। तो बेसिकली पोर्चुगीज हैड समथिंग कॉल्ड कारियारा द इंडिया। तो एक फ्लीट ऑफ शिप्स, बहुत बड़े बड़े जहाज, 4 या 10 का फ्लीट होता था। दे वुड कम टू इंडिया एवरी ईयर, और यहाँ से फिर इधर लूटा हुआ माल या ट्रेड गुड्स जो उन्होंने हस्तगत किए थे, वो सब भर भर के वापस जाता था। तो ये कारियारा द इंडिया का रन उनका काफी साल चला। इंडिया में नहीं, उनका ये रन अमेरिकाज में भी चला। वहां से भी उन्होंने काफी सारा धन लूटा और वापस भेजा। अनफॉर्चुनेटली अमेरिकाज की स्टोरी भी थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया जैसी है कि अमेरिकन सिविलाइजेशंस, द मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशंस, वो भी डिक्लाइन हो गए। इंडिया इज द ओनली प्लेस जहाँ पे इतना सब होने के बाद हम अभी भी बचे हैं, और अभी भी टफ फाइट मार रहे हैं। तो ये कार्यरा था इंडिया, बहुत सारी लूट ले जाता था। अब ले जाने के बाद उधर क्या होता था? When you take that wealth to Spain and Portugal, it is obviously feeding into the economy. So that is the reason why you're seeing ये जो आजकल आपको जो बड़े-बड़े churches, institutions दिखते हैं, they are a product of wealth that went from India. Um, तो ये सब करने के लिए फिर उन्होंने एक कारताज नाम की सिस्टम डिवाइस की, विच इज लाइक परमिट राज जैसे। वो तो तब का परमिट राज था कि आपको यहाँ से अगर वहां जाना है और गुड्स ट्रेड करने हैं, तो आपको हमें ये देना होगा, परमिट या फीस देनी होगी। अगर आप नहीं दोगे तो आपको फाइन लगेगा, आपके गुड्स ले लिए जाएंगे, और वर्स कम वर्स आपका पूरा जहाज ही ले लिया जाएगा। तो मरता क्या ना करता, सबने वो सिस्टम चालू रखा पे करके, क्योंकि तब पोर्चुगीज हैड they manned the oceans with cannons and a fighting force. Uh, so that was something that was new because Indians तो peacefully trade करते थे, और उसके पहले ऑलरेडी 300-400 साल हम
मुगल रूल के नीचे रह चुके थे। तो अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दैट वाज कि जब नेक्स्ट वाला ये कारताज सिस्टम आया तो वी हैड टू कंप्लाई विद दैट एज वेल। तो ऑर्मूज से लेके मलाका स्ट्रेट तक इतना बड़ा एरिया they would control. So it was incredible level of tariff on top of the wealth that we were already losing. बिल्कुल सही। एक छोटा-सा टफ़ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, छोटा-सा, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है टू द यूरोपियन क्या बोल सकते हैं, लूट। यूरोप इस लूट को हमेशा बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। दे नेवर सेड इट दैट इट्स एन एक्सप्लॉयटेशन। क्या ये सही टाइम है जब हम बता सकें कि दैट इट वाज नेवर एन एक्सप्लोरेशन, इट वाज एन एक्सप्लॉयटेशन? भारत में इतना ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लॉयट किया, अमेरिका में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया, ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया, पर उन्होंने हमेशा उसे एक्सप्लोर के रूप में ही दिखाया। किस तरह से उन्होंने इस जगह की डिस्कवरी की, उस जगह की डिस्कवरी की। क्या ये डिस्कवरी के से सीमित था? बिल्कुल नहीं। इसमें और भी बहुत बहुत सी चीज़ें थी। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। आप टफ क्वेश्चन नहीं, आप कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका इसका आपको सही-सही जवाब चाहिए या ऊपर-ऊपर वाला? नहीं, नहीं, सही-सही जवाब दीजिए, कंट्रोवर्सी करना तो हमारे धर्म है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ओके। अम, ओके, एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन बोले तो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। जैसे यूरोपियन स्कूल्स में एज ऑफ एक्सप्लोरेशन सिखाया जाता है, जहाँ पे अ द पिक्चर दैट इज प्रेजेंटेड कि ये सब नए लैंड्स उन्होंने डिस्कवर किए, नया एक्सप्लोरेशन हुआ, साइंस की प्रगति हुई और अचानक से हम एकदम प्रॉस्परस हो गए। तो एक्सप्लोरेशन समझने के लिए हमको डिस्कवरी समझनी पड़ेगी। अब डिस्कवरी है क्या? हम बहुत एफर्टलेसली ना डिस्कवरी शब्द यूज करते हैं विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग इट्स ट्रू मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन। जैसे हम आसानी से बोल देंगे कोलंबस निकला था इंडिया खोजने, उसने अमेरिका डिस्कवर कर लिया। द अंडरलाइंग थिंग इज समथिंग कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी। अब ये एक क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है। तो 1493 में एक पेपल बुल इशू हुआ था। पेपल बुल इज पोप ने लिखा हुआ एक ऑर्डर या डिक्री जैसे बोलते हैं। तो पोप अलेक्जेंडर द फोर्थ वो एक पेपल बुल इशू करते हैं, इंटर कटेरा उसका नाम था। तो उस पेपल बुल के तहत वो जो डिफाइन करते हैं दैट वेंट ऑन टू बी कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी। एंड उसका सिंपल सिद्धांत ये था कि ओनली क्रिश्चियंस हैव सोल, ओनली पीपल हु हैव सोल कैन ओन लैंड एंड रिसोर्सेज, देयरफॉर नॉन क्रिश्चियंस cannot truly own anything, and therefore taking from non owners is discovery. So this was the principle that went on to be employed अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे इन्होंने टेरा नलिस नाम का एक लीगल प्रिंसिपल अप्लाई किया और इधर की पूरी भूमि हस्तगत की। यही प्रिंसिपल मेसो अमेरिकन्स और अमेरिकन कल्चर्स डिमोलिश करने में यूटिलाइज हुआ और यही भारत में भी अप्लाई हुआ। तो द की प्रिंसिपल इज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी, जो बोलता है आपको कि नॉन क्रिश्चियंस से कुछ भी लिया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोगों ने ट्रेड के बारे में बात की, हम लोगों ने लूट के बारे में बात की, हम लोगों ने हम्म, लूट में बहुत से धन, ज़ेवरात उनके बारे में भी बात की। बट हम्म, एक और चीज़ है जो लूट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, हम्म, व्हिच इज़ पेपर, काली मिर्च। एक ऐसा yes. मसाला है जिसने बहुत से साम्राज्यों को हिला के रख दिया। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया एक्चुअली एक वन ऑफ योर वीडियो और किसमें, बट इसे आप और थोड़ा अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश कीजिए प्लीज़। ठीक है। तो अ, अब सोचिए पेपर तो हमको ना हर घर में डाइनिंग टेबल पे होता है आजकल। क्रैक्ड पेपर, पुट सम क्रैक्ड पेपर एंड ऑलिव ऑयल एंड योर सैलड्स रेडी। तो अभी यूबिक्विटस हो गया है। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि कुछ सालों पहले, हजारों सालों पहले एक्चुअली, पेपर वाज सो इम्पोर्टेंट, इट मेड एंड ब्रोक इकोनॉमीज एंड एम्पायर्स टू अ पॉइंट वेयर अभी इसके इतने सारे एग्जाम्पल्स या इंस्टेंसेस है। इजिप्ट में एक फ़ारो है, रामेसेस द थर्ड।
उसकी जो मम्मी है, उस मम्मी में नेज़ल कैविटी में उनको मालाबार कोस्ट के पेपर्स मिलते हैं। मलाबार अब कोस्ट, अमेजिंग। पेपर तो तभी उधर ही होता था और कहीं होता ही नहीं था। दैट इज़ व्हाई पेपर इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो आप सोचिए कि मलाबार कोस्ट का पेपर एक राजा के नाक में हमको मिलता है। इट वाज़ known as medicine, and this is, by the way, this is going back to nearly 3000 years. ओके, तो ये तब का सीन है। तो तब हम ट्रेड कर रहे थे। अब सोचिए, तब ट्रेड करने के लिए हमको खुद का एक लॉजिस्टिक सिस्टम चाहिए जो पूरा कोस्ट से लेके आपके इधर तक इजिप्ट में पहुंचा रहा है, वो हमारे पास था। Now, for that to end up in a king's nose, you know that it has gone through some kind of quality process for it to end up there, and it is that important. तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू काफी ज्यादा था उस एक पर्टिकुलर फाइंडिंग का। अम, लेकिन इट्स नॉट जस्ट दैट इजिप्शियन इंस्टेंस। अभी बेरेनिके करके एक एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में उनको ये मिलता है कि देयर इज अ पॉट, और उस पॉट में पेपर मिलता है। उसके आजू बाजू जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं उसमें उनको एक इंडियन मकैक, हमारा भारतीय मंकी जो होता है, वो उधर मिलता है जो कोई पेट करके लेके गया था। तो नाउ इंडिया हैज बीन ट्रेडिंग across the oceans for several thousand years, and pepper was one of the key ingredients of that. In fact, pepper इतना important था कि ग्रेको रोमन लिटरेचर में उसके बारे में बताया गया है कि पेपराटोरियाज, देयर वर स्पेसिफिक बिल्डिंग्स मेड टू स्टोर पेपर, एंड दे वर फोर्टिफाइड एंड गार्डेड सिस्टम्स। और प्लिनी द एल्डर करके है, वो रोमन सेनेट में बोलता है, क्या करेंगे, इतना सारा हमारा सोना इंडिया के पास जा रहा है और उसके बदले हम ले रहे हैं पेपर। तो ही इज lamenting the money that is coming to India to buy all of these spices. So it was an incredibly important spice in the making and breaking of तो एक ये empires. एक तरह से एक जियोपॉलिटिकल एसेट हो गया, राइट? हाँ, जिसका डिमांड समुद्री ट्रेड रूट को गाइड करने लगा। तो हम ऐसे 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 उसे ले सकते हैं, क्योंकि 16th सेंचुरी में जब ब्रिटिश क्राउन ने पेपर का ट्रेड मैनिपुलेट करना शुरू किया, तो उन्होंने right. शायद बैन्स, प्राइस कंट्रोल्स और मोनोपोलीज बहुत ज़्यादा करने लगे। तो आपको क्या लगता है कि ये काली मिर्च क्या एक सिर्फ काली मिर्च थी, या एक पावरफुल सिविलाइजेशनल कमोडिटी बन गई थी जो अ, परिवर्तन कर सकती थी, साम्राज्यों को परिवर्तन कर सकती थी, कुड एबल टू चेंज किंगडम्स? उसके बारे में थोड़ा सा लाइट शेड कीजिए आप। ओके, सो हमने अभी जो माद्रे दीदी के बारे में बात की ना, तो उसमें इंग्लैंड की रानी की जो लूट होती है, दैट इंटरेस्टिंगली इज पेपर। ओके। और उसको 1800 सैक्स ऑफ पेपर, इतना ज्यादा उसके हिस्से में आता है। अब अ, उतना आने के बाद वो एक साथ तो उतना सारा पेपर मार्केट में नहीं भेज सकती, क्योंकि द मार्केट इटसेल्फ विल कोलैप्स। तो वो रेगुलेट करने के लिए वो इंपोर्ट्स बैन करती है एक साल के लिए, और बोलती है अभी मेरे पास जो है वो पेपर लो। लेकिन इतनी रकम का पेपर लेगा कौन? तो वो लेने के लिए द इंग्लिश मर्चेंट्स हैव टू कम टुगेदर, दे हैव टू फॉर्म अ कंग्लोमरेट, और खुद के पैसे एकत्रित करके फिर वो जाके रानी से वो लेते हैं, और फिर साल भर में थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल्ड इसमें वो बेचते हैं। तो एक ये पेपर आप देखेंगे तो लाइक यू सेड कि उसका ट्रांसफॉर्मेशनल पावर इतना था कि इंग्लैंड को सीखना पड़ा कि ये इतना बड़ा रिसोर्स मैनेज कैसे करना है, मार्केट क्रैश, अपनी पूरी इकोनॉमी क्रैश होने से कैसे उसको बचाना है, उसके लिए हम क्या अलग कर सकते हैं। और ट्रेडर्स को पता चला कि लार्ज फाइनेंसिंग कैसे सर्विस कर सकते हैं, ट्रेडिंग गिल्ड्स वगैरह। बाय द वे, वो ट्रेडिंग गिल्ड्स वगैरह ये जब अभी हम बात करते हैं तो हमको ये नया लगता है, बट इंडियंस हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ फॉर वेरी वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम। टाइम, हाँ, बिल्कुल फॉर सही। दे हैव हैड गिल्ड्स, हम्म, टेम्पल्स वर
द कीपर्स ऑफ दोज हम्म, गिल्ड्स एंड मनीज हम्म, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम्म, तो वो भी शायद हमसे सीख के जा रहे थे, हम्म, लेकिन हमारे पास अभी पिन पॉइंट करने के लिए रिसर्च नहीं है, तो थोड़ा हमको कनेक्टिंग द डॉट्स करना पड़ेगा। हम्म, बट यूर राइट, पेपर वॉज एन इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट हम्म, instrument हम्म, in teaching the colonies about how to manage their finances a bit हम्म। better, so to speak. अभी कॉन्ट्राडिक्शन ये देखिए कि भारत ट्रेडिंग Hmm. मोर देन 3000 ईयर्स से कर रहे हैं, क्योंकि हमें द बेस्ट एग्जांपल इज अबाउट रामजेस द थर्ड। Hmm. हम 3000 सालों के ऊपर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर हमने कहीं पे भी लूट नहीं मचाया। और अपने जो ब्रिटिशर्स, वो Hmm. अभी 400-500 साल पहले उन्होंने ट्रेडिंग करना सीखा, थोड़ा थोड़ा सा। फिर वो जब ट्रेड करना शुरू किए, उन्होंने शुरू किया, ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्टेड लूटिंग इट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, जहाँ पे जो यूरोपियन, जिस तरह से उन्हें बताया गया है कि नहीं हम एक्सप्लोर कर रहे थे, जो एक्चुअली में एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसली और ज़्यादा अच्छे से बताने की आवश्यकता है, और एग्जाम्पल दे के बताने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत इज़ एन एग्जाम्पल। इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या उन्होंने कहीं पे जाके लूट मचाया? क्या उन्होंने जहाँ पे कहीं कहीं पे जाके कॉन्कर कॉन्कर करना शुरू किया? नहीं। सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी आप किस तरह से देखते हैं? Okay. Um, so ये contradiction, I think it is also informed a lot by आपकी जो core सभ्यता संस्कृति क्या है, उससे भी आता है। जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम हम अभी बोलते हैं, बट इट वाज नॉट जस्ट ए, क्या बोलते हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं था। इट वाज समथिंग दैट वाज इंटीग्रेटेड इनटू अस, वो इन दैट इन्फ्यूज़ था, एवरीवन अपने ब्लड्स में इन्फ्यूज़ था। infused, yes, infusion is the word that I'm looking for. So it was infused to a point where it turned us into a spirit of cooperation. While on the flip side, if you look at that, जैसे मैंने पहले कहा कि discovery is informed by the doctrine of discovery, and therefore anything that is non-Christian is eligible for the taking. So what does that do? That creates a spirit of competition, and it is that competition which lets you exploit someone else. वो तुम्हारे है ही नहीं, तो उनका कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है तुमको, तुम जाके उनको exploit करो. And then these competing Christian ideologies came to other colonies और उनको exploit किया. So I think the way I understand this is two different worldviews: cooperation versus competition. Because India was cooperating, uh, और वो mutually beneficial exchanges थे. Otherwise, why would you be trading with Persians, Egyptians or Mesopotamia for 3,000 years? तो उनको भी कुछ मिल रहा था, हमें भी कुछ मिल रहा था. So it was a mutually beneficial engagement, which is what I think is India's strength. स्ट्रेंथ, इट्स जस्ट गुड टू नो दैट। हम लोगों ने लूट के बारे में बात की, जैसे हम लोगों ने पहले पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हमने बताया था कि लूट को हम हीरे जवाहरात से सीमित नहीं कर सकते। लूट को नॉलेज का लूट भी बोल सकते हैं, जब भारत का जो ज्ञान सिस्टमैटिकली चुराया गया और कभी भी उन्हें एक्नॉलेज नहीं किया गया। हम अभी प्राचीन भारत के योगदान को देखा जाए तो गणित, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी और क्या आयुर्वेदा, मेडिसिनल, सर्जिकल, जिसमें बहुत से, आपने तो ऑलरेडी वैक्सीनेशन टेक्निक्स को कवर कर चुके हैं वाया योर बुक। तो वेस्ट हमेशा इन सभी चीज़ों को उठा के लेके जाते हैं, दे फ्रेम इट इनटू द स्ट्रक्चर एंड स्लोली स्लोली इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं, नहीं ये कुछ तो हमने किया है, जो सिस्टमैटिकली किया गया, भारत के जो नॉलेज को लूटा गया, और सिस्टमैटिकली उनके रिसर्चर्स आके अपने नाम को दिखाने लगे कि अरे हम लोगों ने खोज करके निकाला। उन्होंने कभी भी क्रेडिट नहीं दिया जो खोज एक्चुअली भारत में हुई है, उसे कभी भी उसका जो जो एक्चुअल ओनर को, जो एक्चुअल मतलब जो लोगों ने जो खोज के निकाला था ये सभी, उनके ऊपर कभी क्रेडिट नहीं दिया गया। इसके ऊपर आप क्या क्या कहेंगे? क्यों देंगे? क्यों देंगे आपको क्रेडिट? हाँ। चोर अभी अपने घर में सब डिस्प्ले करेगा, वो थोड़ी ना बताएगा कि मैं ये यहाँ से चुराया, ये मैंने अफ्रीका से चुराया, ये मैंने इंडिया से चुराया, थोड़ी ना करेगा, नहीं बोलेंगे. आई थिंक they came with a view to take everything from us. तो आई डोंट थिंक वी शुड एक्सपेक्ट कि वो हमको क्रेडिट देंगे. ये अभी हम पे
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी एक्चुअली क्लेम ओनरशिप ऑफ व्हाट वाज रियली आवर्स। लेकिन क्या है ना, वो करने के लिए अध्ययन करना पड़ता है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हट के एक्स्ट्रा, व्हाट्सएप और विकिपीडिया यूनिवर्सिटी से हट के एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है। वो करने का हम में आजकल पेशेंस नहीं रहता है। तो वी नेवर एक्चुअली चैलेंज द नैरेटिव। तो आपने जैसे कहा वैक्सीनेशन के बारे में, शीतला, इस बुक में मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। देयर यू कैन क्लियरली सी द ट्रेल ऑफ इंफॉर्मेशन की फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी जैसे हमारे पास थी। ऑब्वियसली एक बार फाउंडेशन बन गया तो उस पे बाकी सारा इनोवेशन होगा ही। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग का कोर टेक्नोलॉजी आ गया तो उसके बाद आपने आजकल योर प्रिंटिंग हाउसेस, 3D प्रिंटिंग गन्स, वो भी, बट समवन हैज टू डेवलप द कोर टेक्नोलॉजी। That is where we were phenomenally good at when all of these conquests started happening. So you're right कि the theft of knowledge is more क्या बोलते हैं, दुखदाई ज़्यादा वो बात है। बिकॉज अभी आप देख रहे हैं वी आर ऑलरेडी द थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया इज ऑलरेडी डूइंग दैट। सो मनी इज इजी टू रिकवर, इट्स द थेफ्ट ऑफ नॉलेज दैट इज अ बिट हार्डर टू वर्क विथ। अब इसके अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टॉक अबाउट सम ऑफ द वर्क दैट आई हैव ऑलरेडी डन। आप मेरी वेबसाइट तेजो मैं भारत पे जाके अगर देखोगे तो उधर सुश्रुत एंड हिज संहिता करके एक 10 पार्ट सीरीज है। फादर ऑफ सर्जरी। यस दैट्स राइट। तो सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी हम बोलते हैं क्योंकि हमारे टेक्स्ट ऑलरेडी प्रीडेट करते हैं उन सबको। लेकिन उसके अलावा और क्या क्या था? मेडिकल एडवांसेस टेक अ फ्लाइट ओनली आफ्टर यूरोप engages with India. That's a fact. So you were right कि the theft of Indic knowledge systems was the more damaging theft क्योंकि अभी जो physical wealth है, so like we were saying कि जो भारत से ज्ञान जाता है, I'll stick to an example about the medical advancement. जैसे कि the medical innovation in Europe takes flight आफ्टर, भारत के बाद उनका संपर्क होने के बाद उनको एक जैसे ट्रेजर ट्रोव, खजाना मिल जाता है। हम नेजल रिकंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। आप अगर मेरी वेबसाइट तेजो में भारत पे जाके देखोगे तो उधर सुश्रुत एंड हिज संहिता, ये 10 पार्ट्स का एक रिसर्च पेपर है। उसमें हमें देखने को ये मिलता है कि नेजल रिकंस्ट्रक्शन इज वन सच एस्पेक्ट जहाँ पे महर्षि सुश्रुत का ज्ञान ऑलरेडी था, हमारे पास था, हम वो यूटिलाइज कर रहे थे। यूरोप में क्या हो रहा था, जैसे ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, उनके नाक काटे जाते थे। सिफिलिस जैसा कोई बीमारी है तो उसकी वजह से भी नाक विद्रूप हो जाते हैं। तो ये फिक्स कैसे करने का? तब यूरोप का मेथड ये था कि फोरआर्म या थाई पे से स्किन लेके वो उसका आर्टिफिशियल नाक बनाते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि यूरोपियन ठंडियों में वो नाक सूख जाती थी, इट वुड जस्ट बिकम ड्राई एंड इट वुड ड्रॉप ऑफ। उन्होंने ये भी ट्राई किया कि उन्होंने मेटल के, सिल्वर के वगैरह नाक बना के लगाए, दे वर टू हैवी वगैरह, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कब होता है? ये प्रॉब्लम सॉल्व तब होता है जब 1792 में एक ब्रिटिश ऑफिसर ये पुणे में सॉल्व करता है प्रॉब्लम। तो कावस जी करके एक बुलक का ड्राइवर है और कावस जी का स्टोरी ये है कि वो ब्रिटिश आर्मी के लिए गुड्स यहाँ से वहाँ लेके जाता है। अब टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की लड़ाई में कावस जी का नाक और एक हाथ कट जाता है। तो अभी कावस जी बिकम्स नॉट सो यूजफुल फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, तो उसको पुणे में भेज देते इंग्लिश ऑफिसर का हाउस होल्ड हेल्प करके। इस इंग्लिश ऑफिसर के पास जब वो होता है तो द इंग्लिश ऑफिसर इज क्वाइट अनॉयड, ही कांट टेक दैट अनसाइटली नाक कटा हुआ। तब वहां पे एक कैलिको क्लॉथ सेलर, उसका ऐसा डिस्क्रिप्शन है। तो कपड़े बेचने वाला कोई आता है, जैसे हाउस घर घर जाके जो कपड़े बेचते थे ना, वैसे कोई आता है। तो वो उस इंग्लिश ऑफिसर को बोलता है कि ये नाक ठीक करवाना होगा, तो मुझे पता है कहाँ कैसे होता है। तो फिर वो जो बताता है वो एक कुंभार, मराठी में उसको कुंभार बोलते हैं, इंग्लिश में पॉटर। तो एक पॉटर बोलता है कि ये मैं कर सकता हूँ।
तो उस पॉटर को ये इंग्लिश ऑफिसर घर पे बुलाता है, वो और 2 इंग्लिश डॉक्टर्स को बुलाता है और कावस जी का नेज़ल रिकंस्ट्रक्शन वो पॉटर उनके सामने करता है। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट दिस प्रोसीजर कुम्हार कर रहा है, कुम्हार वो कर रहा है। पुणे का कुम्हार, ये पुणेकरों के लिए इतना मतलब अभिमान की बात है। तो तो ये इंग्लिश ऑफिसर करवाता है और 2 इंग्लिश फिजिशियंस वो ऑपरेशन देखते हैं और उसके बाद वो उसके बारे में लिख के बताते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड इन फोटोग्राफ्स एज वेल। और ये सर्जरी सक्सेसफुल होती है। ये होने के बाद दिस बेसिकली आज के हमारे भाषा में बोले तो वायरल हो जाती है। ये सर्जरी मेथड यूरोप में वायरल हो जाती है और उसके बाद हमको दिखाई देता है कि देयर इज लिटरेचर इन इटली, यूरोप, जर्मनी, elsewhere where people are experimenting with this method. 1792 में होता है, by 1894 this has become a regular routine procedure in Europe following the Indian method. In fact, it is called the Indian method original literature में। अब इंडियंस का जीनियस ये था, और इंडियंस बोलूंगी तो महर्षि सुश्रुत और उनके पहले जिन्होंने भी ये काम किया था, उनका जीनियस ये था कि अगर आप स्किन फोरआर्म या थाई से लेते हो तो इट इज नो लॉन्गर लिविंग। बट व्हाट द इंडियन मेथड डिड वाज, वो यहाँ फोरहेड से वो फ्लैप लेते थे और फ्लिप करते थे, लेकिन ये जो ब्रिज है ना आग्नेय चक्र के इधर का, वो काटते नहीं थे। दे वुड कीप इट अलाइव। सो व्हाट दैट डिड वाज इट प्रिवेंटेड द स्किन, वो स्किन मर नहीं जाती थी, इट वुड स्टिल रिमेन अलाइव एंड इट वुड हील अराउंड द कास्ट और पूरा नाक बन जाता था। और इधर जो मार्क होता था वो मार्क भी 3-4 महीने में हील जाता है। हाँ, तो बाय द टाइम ये नाक भी हील हो रहा है और ये भी हील हो रहा है, 3-4 महीने में वो ठीक हो गया। तो ये वायरल हो जाता है और फिर उनको सर्जरी के बारे में पता चलता है। एक काफी सारे ऐसे रेफरेंसेस भी हमको मिलते हैं जहाँ यूरोपियन डॉक्टर्स बताते हैं कि सर्जरी इन यूरोप टुक अ फ्लाइट व्हेन वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू द कनिंग डिवाइसेस ऑफ द हिंदूज, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि तब तक उनको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी पता नहीं थे। इनफैक्ट सुश्रुत संहिता में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, that is when they understand an advanced level of instrumentation as well. Sushrut Samhita ends up becoming one of the largest databases that is available to them. Whether it is जो भी हमारे वनस्पति है उसका प्रयोग कैसे करना है, मिनरल्स का उपयोग कैसे करना है, मेडिकेशंस का कैसे आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, व्हाट इज ट्रीटिंग व्हाट एलिमेंट, ये सारा ज्ञान उनको इन ट्रांसलेशंस के बाद पता चलता है। एंड दैट इज वेयर इट टेक्स ऑफ। तो अभी सब कुछ अगर आपके पास से लिया है तो आपको क्यों बोलेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम यहाँ पे ऐसे वी कुड एबल टू से दैट कि जो हमारी सनातनी नॉलेज सिस्टम है, जो उन्होंने सिस्टमैटिकली थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा का पूरा ले लिया, और क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा ले लिया, उसे पूरा का पूरा क्लेम भी कर दिया नहीं ये हमारा है, तो वो अभी वो हम चाहे जितना भी बोल दे, दे वोंट एग्री। तो सिचुएशन ऐसा है। तो हम एज भारतीय को हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें रिसर्च करना पड़ेगा, ना कि व्हाट्सएप में वीडियोस देख के बताना पड़े अरे ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसा ऐसा हुआ था। ऐसा करने से बिल्कुल नहीं हो सकता। घोर अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे से जानना पड़ेगा। एंड आई थिंक योर रिसोर्सेज कम्स इन हैंडी, जहाँ पे आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत जी ने किस तरह से इन सभी चीज़ों का इजाद किया था, और कैसे ब्रिटिशर्स ने, कैसे यूरोपियन ने दे लूटेड इट। हम ऑलमोस्ट अंत तक आ चुके हैं अपने पॉडकास्ट के, और अंत हम ऐसे करना चाहेंगे, ऐसे एक मैसेज से ख़त्म करना चाहेंगे जहाँ पे आई थिंक द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ योर बुक द फ्लैग ऑफ अनंता। जैसे हम लोगों ने पहले बताया था कि फ्लैग ऑफ अनंता के जो मेन कैरेक्टर जो है ना, वो एक जर्नी पे निकलते हैं, और फिर शुरुआत में उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारा डाउट्स रहता है,
बट धीरे-धीरे जब वो जानने लगते हैं कि अरे! ये सब भी है, देन वो ही डाउट्स इट टर्न्स दैट पर्सन इनटू अ सीकर। ओके, इसके बारे में अच्छे से थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए। और एज़ अ युवा, आई एम एन युवा, और हम मेरे जैसे बहुत से ऐसे युवा हैं जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम से जा रहे हैं, वो इस तरह से इस मैसेज को किस तरह से देखें और कैसे वो अपनी कल्चरल रूट्स को रिक्लेम करने के लिए नॉलेज और एक्सप्लोरेशन और इनर अवेकनिंग के लिए दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट साइड। तो यू एक्सप्लेन दिस वन विथ द फ्लैग ऑफ अनंता, क्योंकि नो डाउट इट्स अ फिक्शनल थिंग बट इट्स वेरी वेरी रिलेटेड, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है टू द करंट युवास हु आर सीकिंग एजुकेशन, हु आर सीकिंग रिसर्च। बताइए मित्रा जी, आपके विचार। तो जैसा आपने कहा, फ्लैग ऑफ अनंता इज एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल. उसको neither does she believe nor does she disbelieve, so she's on the fence. As she's going through the process, उसको दिखता है, रेवलेशंस होते जाते हैं, और थोड़ा बहुत हमको सेम एक्सपीरियंस होगा इफ वी स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स दैट वे. जैसे अभी आपने कहा, आप युवा है, आप इस ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन आपका मूल भारतीय origin है, तो you are an Australian of Indian ancestry और Indian origin. हम ये कर सकते हैं कि हमको हमारी आइडेंटिटी के बारे में अगर कंफ्यूजन है, सिमिलर टू द एबोरिजिनल आइडेंटिटी जो उनका अभी कंफ्यूजन है, वैसा अगर कुछ कंफ्यूजन है, तो यू डोंट हैव टू पिक वन, बिकॉज हम जैसे लोगों की सुपर स्ट्रेंथ, सुपर पावर ये है कि वी कैन चूज बोथ. हमको इस दुनिया में रह के हमको यहाँ पे अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, हमको जॉब चाहिए, इधर का जो भी लाइफस्टाइल है वो चाहिए. तो ये सब करते करते इट डजंट मीन दैट वी रिजेक्ट एवरीथिंग that comes from our ancestry or comes from India or your Hindu heritage. I'll use that word Hindu heritage because original scriptures or original documentation में all of this has been called as Hindu materia medica या हिंदू सोर्स ऑफ इंडस्ट्रीज. तो हम उसको इंडियन बोल के आई थिंक आई एम डूइंग इट जस्ट डिस. इफ आई कॉल इट इंडियन, आई फील आई एम डूइंग ग्रेव इनजस्टिस टू माई एंसेस्टर्स बाय डाइल्यूटिंग उनका कंट्रीब्यूशन. तो उसके बारे में अगर हम देखें तो इट इज समथिंग दैट was flexible enough to change with the times, so it adapted to the challenges that came in front of it, and also it is diverse enough to allow multiple different views. ये हमारी strengths है. So in the situation that we are in, we have to play to our strengths. If we do that, we don't have to choose between these two worlds, we can dominate both. तो युवाओं के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि व्हाट्सएप, विकिपीडिया, ये जो प्राइमरी सोर्सेज में आपको इंफॉर्मेशन आ रही है, वो अगर आपको कुछ बता रही है तो टेक इट विद अ सैक ऑफ सॉल्ट. पिंच ऑफ सॉल्ट भी नहीं, टेक इट विद अ सैक ऑफ सॉल्ट, क्योंकि वो इतनी इंफॉर्मेशन होगी जस्ट बेयरली इनफ टू से कि हाँ ऐसा था, लेकिन किस लेवल पे था वो आप ही को ढूंढना होगा, क्योंकि वो सत्य उजागर करने में किसी और का इंटरेस्ट है ही नहीं. बट दैट इज योर पितृ ऋण, दैट इज योर डेट टू योर एंसेस्टर्स टू से कि they have made such phenomenal contributions. We are reclaiming that, restoring that to its former glory. So my advice will be, look beyond Wikipedia, go at least 5 to 7 layers deep in any kind of information that you're seeking. तब जाके थोड़ा थोड़ा ट्रूथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद मित्रा जी संस्कृत स्पेक्ट्रम से जुड़ने के लिए. आई थिंक दिस इज जस्ट द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ ए पॉडकास्ट. आपके साथ और बहुत से ऐसे पॉडकास्ट होने वाले हैं, इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाले हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद मित्रा जी.